सभी को नमस्कार। मैं चंद्रकला शर्मा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विशेष बिंदु नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था अर्थात नीओ पर के संदर्भ में दक्षिण दक्षिण सहयोग पर चर्चा करेंगे। सामान्यतः दक्षिण दक्षिण सहयोग साउथ साउथ कॉरपोरेशन का जो एक कंसेप्ट है, ये जो अध्याय है वो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में इसकी शुरुआत की गई थी। नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके अंतर्गत जितने भी विकासशील देश हैं वो ये बात चाहते हैं कि उनका जो आर्थिक विकास है वो किसी देश की आर्थिक सहायता पर निर्भर नहीं हो, और जो MNCs हैं, बहुराष्ट्रीय निगम हैं, वो उन्हें कच्चा माल उत्पादन करने वाले मात्र एक उपनिवेश नहीं समझे, उनके आंतरिक आर्थिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे, और जो भी राष्ट्र कच्चे माल का उत्पादक करता है उसके पदार्थ जो उसके कच्चे माल के ऊपर उसका पूर्ण एकाधिकार हो। ऐसा कुछ विचारों को लेकर नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था अर्थात नीओ की संकल्पना प्रस्तुत की गई। नीओ की संकल्पना को हम उत्तर और दक्षिण दोनों के संदर्भ में भी देख सकते हैं और दक्षिण दक्षिण संवाद के संबंध में भी देख सकते हैं, क्योंकि ये जो कंसेप्ट जो लाया गया वो विकासशील देशों के द्वारा लाई गई एक अवधारणा है। सामान्यतः हम देखें तो आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र से पूरी दुनिया दो भागों में बटी हुई है, उत्तर और दक्षिण। उत्तर जो है अमीर देशों का प्रतीक है जो विकसित हैं, और दक्षिण जो है वो गरीब अर्थात विकासशील देशों का प्रतीक है। दक्षिण दक्षिण सहयोग से हम ये समझ सकते हैं कि दक्षिण अर्थात विकासशील देशों के मध्य आर्थिक सहयोग के लिए विचार विमर्श अथवा आपसी सहयोग के आधार की खोज की जाए, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एकत्रित होकर अपनी समस्याओं को रखे, सदस्य राष्ट्रों के बीच में सहयोग के विभिन्न क्षेत्र अपनाए जाए ताकि इनकी अर्थव्यवस्था विकसित हो सके। दक्षिण दक्षिण सहयोग ये मानता है कि विकासशील जो राष्ट्र है वह विकसित राष्ट्रों पर अपने आर्थिक विकास के लिए निर्भर नहीं हो, बल्कि वो आपस में ही एक दूसरे के साथ ऐसा आर्थिक सहयोग करें जिससे वे आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सके। दक्षिण दक्षिण संवाद का वास्तविक सूत्रपात सबसे पहले 1968 में नई दिल्ली में आयोजित अकटांड सम्मेलन में किया गया, जिसमें विभिन्न विकासशील राष्ट्रों ने सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। इसके बाद में 1970 में लुसाका सम्मेलन में भी इस संदर्भ में विचार विमर्श हुआ। 1974 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने जब नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था अर्थात नीओ का आह्वान किया तो विकासशील राष्ट्रों के आपसी सहयोग को भी विशेष रूप से उसने उल्लेखित किया था, और उसी के आधार पर लीमा में हुए सम्मेलन 1976 में अकटांड के चौथे सम्मेलन में इस अवधारणा की अभिपुष्टि की गई। ग्रुप जो 77 जो विकासशील देशों का एक समूह है, संगठन है, कि उसकी 1979 की बैठक में भी विकासशील राष्ट्रों के मध्य आपसिक व्यापार की वृद्धि की आवश्यकता व सामूहिक आत्मनिर्भरता की आवश्यकता पर भी बल दिया गया। मई 1981 में काराकस में विकासशील राष्ट्रों के मध्य जो सम्मेलन हुआ उसमें आर्थिक सहयोग के लिए एक संधि समझौता हुआ, जिससे सदस्य राष्ट्रों में उत्पादन व रोजगार में वृद्धि हो सके। 1981 की अवधि में 44 देशों का एक सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ, और जिसके उद्घाटन सत्र में संबोधन देते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी जो भारत की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने दक्षिण दक्षिण सहयोग की अवधारणा पर
बल दिया। इन्हीं विभिन्न प्रकार के शिखर सम्मेलनों में विकासशील राष्ट्रों के मध्य आपसी व्यापार आदि समझौते किए गए, जिससे उनके व्यापार में वृद्धि हो सकी। गुटनिरपेक्ष देशों में के जितने भी शिखर सम्मेलन हुए, विशेषतः हरारे शिखर सम्मेलन में हुआ, उस शिखर सम्मेलन में पहली बार उत्तर दक्षिण संवाद के स्थान पर दक्षिण दक्षिण सहयोग की आवश्यकता को स्पष्ट किया गया। रॉबर्ट मुगाबे ने तो स्पष्ट वहाँ अपना वक्तव्य जारी किया कि दक्षिण दक्षिण सहयोग और सामूहिक आत्मनिर्भरता को अपनाए बिना अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों में सुधार लाना संभव नहीं है, और इसी के आधार पर दक्षिण आयोग का निर्माण 1987 में किया गया, जिसका मकसद विकासशील राष्ट्रों के आपसी सहयोग को नई दिशा देना और उनमें समन्वय स्थापित करना था। उसके बाद में दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए विभिन्न मंचों का निर्माण किया गया, जिसमें अक्टान सम्मेलन किया गया। ग्रुप 77 की बैठकों में इस मुद्दे को उठाया गया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन में कहा गया। G15 सम्मेलन में इसके बारे में कहा गया। दक्षिण आयोग की स्थापना करते हुए इसके कार्यों को किया गया। आसियान, सार्क, हिम्मत से सब, बिम्स्टेक, क्योंकि ये जितने क्षेत्रीय संगठन हैं, इन समस्त संगठनों में जो सदस्य राष्ट्र हैं वो सब विकास की ओर अग्रसर है, विकासशील है। इसलिए इन अंतर्राष्ट्रीय या सहयोग के विभिन्न मंचों के द्वारा दक्षिण दक्षिण सहयोग की अवधारणा पर बल दिया। अब दक्षिण दक्षिण सहयोग की अवधारणा के साथ साथ इसमें कुछ चुनौतियां भी आई, और उन चुनौतियों के संबंध में कहा गया कि जब तक इन चुनौतियों को दूर नहीं किया जाएगा, जब तक ये संवाद जो है अपना वास्तविक रूप ग्रहण नहीं करेगा। सबसे पहले समस्या तो ये देखने को मिली कि तीसरी दुनिया अर्थात दक्षिण के जितने भी देश हैं उनके पास अथाह प्राकृतिक संपदा है, लेकिन विकसित देशों के कच्चे माल की आपूर्ति के संबंध में इन राष्ट्रों के संबंध में कोई नीति नहीं है। कच्चे माल की आपूर्ति, मूल्य निर्धारण और वितरण के बारे में ये राष्ट्र जो हैं स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले सकते। इसलिए ये भी एक इसके सामने विशेष चुनौती है कि ऐसा संगठन हो जो इस संबंध में एक स्पष्ट नीति का निर्माण कर सके। अभी हाल ही में हम देखें तो पिछले कुछ वर्षों में भारत और तीसरी दुनिया के अधिकांश जो विकासशील देश है, उन्होंने कृषि के क्षेत्र में विभिन्न वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाकर खाद्य उत्पादन में वृद्धि कर ली है, जिससे उनकी पश्चिमी देशों पर खाद्य उत्पादन को लेकर निर्भरता कम हुई है। और टेक्नोलॉजी के मामले में भी हम देखें तो भारत से विभिन्न देश जो हैं वो आज काफ़ी प्रगति कर चुके हैं, लेकिन ये राष्ट्र अपने पिछड़े राष्ट्रों को तकनीकी मदद देने की स्थिति में भी नहीं है, जिससे इनमें आपस में सहयोग नहीं हो रहा है और ये संगठन अपना वास्तविक रूप नहीं ले रहा है। दूसरा यहाँ क्या है कि बहुराष्ट्रीय निगम जो है उनकी आपस में एक चुनौतीपूर्ण भरी प्रतिस्पर्धा है। विभिन्न देशों की जो MNCs है, इन देशों में अपने जब वो प्लांट लगाती है तो उनकी स्पष्ट नीतियाँ नहीं हैं, जो यहाँ एक चुनौती का कार्य करती है। फिर भी हम देखें तो दक्षिण दक्षिण सहयोग के मार्ग में अनेक रुकावटें और चुनौतियाँ भी हैं, लेकिन ये सर्वविदित भी है कि दक्षिण के विकासशील देशों के बीच में आपसी मतभेद और प्रतिद्वंदिता भी है। अधिकांश राष्ट्र जैसे भारत, चीन युद्ध हो चुका, भारत पाकिस्तान युद्ध, वियतनाम कंपूचिया संघर्ष, इराक ईरान युद्ध, इथोपिया सोमालिया संघर्ष, ये सब जो है इस क्षेत्र में एक अस्थिरता का वातावरण रखते हैं, जिसके कारण ये अवधारणा सफल नहीं हो पाई है। आर्थिक मुद्दों के बारे में भी दक्षिण के विकासशील देशों के मध्य समन्वित दृष्टिकोण का अभाव है, जिसके कारण यह संगठन संशय की स्थिति में आ जाता है। इन चुनौतियों के संदर्भ में सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि दक्षिण गोलार्ध के जितने भी विकासशील देश हैं वे एकजुट होकर अगर समन्वित नीति को अपनाएंगे
और अपनी आर्थिक और राजनीतिक प्रभुता के संरक्षण के लिए साथ मिलकर खड़े होंगे, तो वह दिन दूर नहीं है जब दक्षिण आयोग के माध्यम से नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को पूर्णतः स्थापित किया जा सकेगा और ये समस्त राष्ट्र आत्मनिर्भरता की ओर उन्मुख हो सकेंगे।